सड़क साफ करने वाली बनी करोड़ों के महल की बहू। खटिया पर आशा का बीमार पति लेटा हुआ है। पता नहीं किन मनहूसों की मेरी जिंदगी में नजर लगी कि मेरा परिवार हंसता खेलता बिखर गया। माँ छोड़ो, पुराने दिनों को क्यों याद करती हो? हाँ, पर वो दिन मेरी आंखों से कभी ओझल नहीं होते हैं। वो हादसा, वो दुख दर्द मेरे जहां में बैठा है। सुनिए जी, हम कब तक इस घर में रहेंगे? मुझे अब इस घर से डर लगने लगा है। देखिए चारों तरफ कितनी दरारें हैं, एक एक दीवार हिलती है इस घर की। हाँ, पर दूसरी जगह पर घर का किराया बहुत ज्यादा है। मैं महंगे दामों में दूसरा किराए पर घर नहीं ले सकता। पिताजी ठीक कह रहे हैं माँ, मजबूरी में ही सही, लेकिन अभी हमें इसी घर में रहना पड़ेगा। पल पल डर लगता रहता है। मॉनसून भी शुरू होने वाला है। अब कुछ हफ्ते बाद मॉनसून आ जाता है। सभी घर में सो रहे होते हैं और अचानक से चारों तरफ से छत टपकने लगती है। अरे बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा था ना कि मॉनसून शुरू होने वाला है। ये पूरा कच्चा मकान चारों तरफ से टपक रहा है। माँ अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी देख कर आता हूँ। दिनेश फौरन छत पर जाता है और चारों तरफ पन्नी बिछाने लगता है। लेकिन जैसे ही दिनेश छत की दूसरी ओर जाता है, वो छत बीच से टूट जाती है और दिनेश छत से नीचे गिर जाता है। उसके ऊपर काफी सारी ईंट गिरने लगती है। आसपास के लोग ये भयानक मंजर देखकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। अरे आशा, सुहानी देख, तेरा पिताजी के साथ क्या हो गया? अब दोनों माँ बेटी बाहर आती हैं। सुहानी अपने पिता की ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। हम गरीबों के साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है? अब आसपास के लोग दिनेश को अस्पताल ले जाते हैं। आपके पति हमेशा के लिए कोमा में चले गए हैं। इनके सर पर गहरी चोट आई है। अब ये ना तो कभी बिस्तर से उठ सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। माँ, पर आपको वो हादसा भूलना होगा। हमें आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, और मुझे तो अब नौकरी भी मिल गई है, सड़क की साफ सफाई करने की। अच्छा, तू सड़क पर झाड़ू लगाएगी? हे भगवान, दुनिया के लोग तुझे बुरी नजर से ना देखें। माँ, आपकी बेटी ना ऐसे लोगों की आंखों को नोचना भी जानती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अब अगले दिन सुहानी उठकर बड़ी सी झाड़ू उठाती है और सड़क साफ करने निकल जाती है। अरे सुन, मेरे घर के आगे जरा गाय ने गोबर कर दिया है, जरा इसे भी साफ कर दे। अब सुहानी चुपचाप सड़क के साथ साथ मोहल्ले के लोगों के घर के आगे सफाई भी कर देती है। तभी दूसरी तरफ से सुमित्रा, गोबर साफ कर दिया है तो कुत्ते की टट्टी भी साफ कर दे। सुबह सुबह कुत्ता टट्टी करके चला गया। मुझे सड़क की साफ सफाई करने के पैसे मिलते हैं, लोगों के घर के आगे की सफाई करने के नहीं। ये आप खुद कीजिए। बहुत बोल रही है। मेरा पति ना MCD में काम करता है। आज ही तेरी नौकरी छुड़वाती हूँ, रुक। ये सुनकर सुहानी घबरा जाती है। नहीं, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिएगा, मैं कर देती हूँ सफाई, रुक जाइए। अब सुहानी सुमित्रा और बसंती के घर के आगे गोबर और टट्टी भी साफ करती है। इसी तरह अगले दिन सुहानी सड़क की सफाई कर रही होती है। चारों तरफ गाड़ियां चल रही होती हैं कि तभी स्पीड से एक बाइक आती है जो उसके हाथ पर मारकर चली जाती है। अरे ओ मिस्टर, गाड़ी चलानी नहीं आती है क्या? क्या सड़क पर गाड़ी चला रहे हो या हवाई जहाज? वहीं वो बाइक वाला सुहानी की तरफ देखता भी नहीं है। वहीं अब सुहानी के हाथों से खून निकलने लगता है। वो अपने दुपट्टे को फाड़कर अपने हाथों पर बांधती है और फिर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। अब चिलचिलाती गर्मी और कड़ी धूप सुहानी के माथे पर पड़ रही होती है। हे भगवान, ये सड़क की सफाई करना बहुत मुश्किल है, और अभी तो मुझे हाईवे पर भी जाना है। अब सुहानी हाईवे पर झाड़ू लगाती है और फिर शाम को सुहानी MCD डिपार्टमेंट में जाती है। कितने सड़कों पर झाड़ू लगाया है तुमने? जी, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, और फिर हाईवे और छोटे छोटे गली नुक्कड़ के सड़क पर भी मैंने झाड़ू लगाया है। ठीक है, ये पकड़ो 1000। अब सुहानी पैसे लेकर राशन की दुकान से कुछ खाने पीने का सामान खरीदती है। फिर मेडिकल स्टोर जाकर अपने पिता की दवाई लेती है और घर आती है जहां उसकी माँ ने उसका खाना निकाल रखा होता है। आ गई तू, ले खाना खा ले। माँ, पापा ने खाया? अब खटिया पर लेटे कोमा में सुहानी के पिता हाथों को फड़फड़ाते हैं। ठीक है पापा, मैं समझ गई कि आपने खाना खा लिया है। वो सब तो ठीक है बेटी, लेकिन तेरे हाथों में क्या हुआ? ये जख्म कैसे हैं? माँ, वो सड़क पर एक बाइक वाले ने मार दिया। इन अमीरों के तो शरीर में कीड़े पड़े जो गरीब की इज्जत नहीं करते। अब इसी तरह एक दिन गाड़ियों के बीच में सुहानी सड़क की सफाई कर रही होती है कि तभी
गाड़ी में बैठा एक शख्स अपनी गाड़ी की खिड़की से कचरे की पोटली सड़क पर फेंकता है। साहब, आगे चलकर सड़क पर एक बहुत बड़ा डस्टबिन लगा हुआ है, आप ये कचरा उस डस्टबिन में फेंक देते तो ज्यादा बेहतर रहता। ये सुनकर गाड़ी में बैठा शख्स अपने कार से भरी हुई पानी की बोतल लेता है और सुहानी के ऊपर पानी फेंकने लगता है। आप ये क्या कर रहे हैं? तेरा काम है सड़क की सफाई करना, अपना काम कर, समझी? अरे देखो देखो, सड़क साफ करने वाली अमीरों के मुंह लग रही थी। अरे कचरे से उठकर आई कचरा साफ करने वाली, तेरा जितना काम है तो उतना करना। अब चुपचाप सुहानी अपने बदन को साफ करती है और फिर सड़क की सफाई करने लगती है। अब इसी तरह एक दिन सुहानी कड़ी धूप में सड़क साफ कर रही होती है कि उसे चक्कर आने लगते हैं और वो खुद को संभालते हुए एक किराने की दुकान की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लगता है बारिश होगी। खैर, यहाँ बैठकर थोड़ा सुकून मिल रहा है। इतने में दुकान में बैठा सेठ अपने हाथों में गंदे पानी की बाल्टी लेकर आता है और वो सुहानी के ऊपर फेंक देता है। ये क्या किया आपने? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ सीढ़ियों पर बैठी हूँ? दिखाई दे रहा है, तभी तो ये किया है। अरे सड़क की गंदगी साफ करने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान की सीढ़ियों पर बैठने की? अरे ये क्या, आपके घर की बहू बेटियां क्या घर की साफ सफाई नहीं करती क्या? आप जैसे लोगों को तो गंदी नाली में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब गुस्से से सुहानी वहाँ से चली जाती है। सुहानी की माँ अपनी बेटी के गंदे कपड़े देखकर, ये क्या, तू कहीं गिर गई थी क्या? बेटी, तेरे कपड़े गंदे कैसे हुए? माँ, ये बड़े बड़े व्यापार करने वाले लोग हम गरीबों को पता नहीं क्या समझते हैं। आज एक बड़ी दुकान के मालिक ने मेरे ऊपर गंदा पानी फेंक दिया। वजह ये थी कि मैं सड़क साफ करती हूँ। ये अमीर होते ही ऐसे हैं बेटी, मुझे तो नफरत है इन अमीर लोगों से। अब इसी तरह एक रात सुहानी सड़क की सफाई कर रही होती है कि मौसम बहुत खराब हो जाता है। तेज तेज बारिश, बिजलियां कड़कने लगती हैं। हे भगवान, शाम से बारिश में भीग रही हूँ। गला जाम हो गया है और नाक भी बंद हो रही है, हल्की ठंड भी लग रही है। अब रात को सुहानी घर आती है तो उसको तेज बुखार होता है। उसकी माँ ठंडे पानी से उसकी सिकाई करती हैं। कल तो कहीं नहीं जाएगी तो आराम करेगी कल। अब अगले दिन घर के हालात सुहानी को फिर से बीमार शरीर में ही काम करने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरी तरफ करोड़ों के महल में, मालकिन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी सेहत का ध्यान नहीं दे रही हूँ? टाइम पर दवाई दी है, टाइम पर खाना दिया है, उसके बाद भी आप मेरे ऊपर हाथ उठा रही हैं। तभी वहां पर हरीश और गायत्री की बेटी आती हैं। क्या हो गया गायत्री, फिर से क्यों चिड़चिड़ कर रही हो? सब ठीक तो है ना? माँ, आप जानती हो ना कि मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं आपके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाती। पापा जी भी बिजनेस में बिजी रहते हैं, भाई भी बिजनेस के काम को संभाल रहे हैं। आपको देखने के लिए हमने जो केयरटेकर रखा है, अगर आप उसके साथ ही बदतमीजी करेंगी तो आप ठीक कैसे होंगी? चुप रहो, तुम लोग घर में तो रहते ही नहीं हो, मैं अकेली रहती हूँ। मुझे इन लोगों के साथ ऐसे ही कड़ा बर्ताव करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी गंदी नजर हमारे महलों की चीजों पर पड़नी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आप मुझे चोर समझती हैं? रहने दीजिए, मुझे आपकी कोई सेवा करनी ही नहीं है। इतना कहकर गुस्से से वहां से चली जाती है। अब कुछ हफ्ते बाद हरीश फिर से एक सर्वेंट अपनी पत्नी की देखभाल के लिए रखता है। अब वो सर्वेंट जब खाना बनाकर गायत्री के कमरे में आती है तो गायत्री खाना खाते ही खाना उसके ऊपर फेंक देती है। ये कैसा खाना बनाया है? ऐसा कोई खाना बनाता है? मालकिन, आपको डॉक्टर ने और बड़े मालिक ने यही खाना देने को कहा है। तभी कौशल कमरे में आता है। क्या हुआ माँ, आपने खाना क्यों फेंक दिया? ये मेरी ठीक से सेवा पानी नहीं कर रही है। मुझे तो लग रहा है ये जानबूझकर मुझे ऐसा खाना दे रही है ताकि मैं कभी ठीक ही ना हूँ। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसे अच्छी सर्वेंट है। मैंने काफी जांच पड़ताल के बाद इसको आपकी केयर करने के लिए यहाँ रखा है। रहने दीजिए छोटे मालिक, आपकी माँ का बर्ताव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं यहाँ काम नहीं कर पाएगी, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, रुक जाइए प्लीज। वहीं घर के बाकी नौकर जो रसोई के साथ साथ घर संभालते हैं, वो चुपचाप घबराए हुए दूर से बस गायत्री का ये बिहेवियर देख रहे होते हैं और अब उन्हें भी अपनी नौकरी खतरे में लगने लगती है। इसी तरह एक दिन गायत्री ड्राइवर के साथ मंदिर जाती है, लेकिन सड़क पर ड्राइवर का फोन बजता है। मालकिन, मैं अभी आया, मेरे घर से फोन है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अब ड्राइवर फोन लेकर कहीं दूर बात करने निकल जाता है। वहीं गायत्री को गाड़ी के अंदर घबराहट शुरू हो जाती है। अरे ये एसी बंद है क्या? मैं तो खुद एसी भी ऑन नहीं कर सकती। अरे ये ड्राइवर कहाँ चला गया? मुझे बाहर निकलना है, मेरा दम घुट रहा है। अब गायत्री परेशान होकर जैसे तैसे गाड़ी खोलती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है,
लेकिन पैरों से लाचार गायत्री जमीन पर पैर रखते ही नीचे गिर जाती है कि तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से होती है जो उसके सर पर मारकर चला जाता है। इतने में वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वहीं सड़क पर झाड़ू लगाने वाली गरीब सुहानी भी आती है। अरे, इनके सर से तो खून बह रहा है। अब सुहानी अपने दुपट्टे से खून साफ करती है और फिर लोगों की मदद से सुहानी गायत्री को अस्पताल लेकर पहुंचती है। वहीं जब ड्राइवर कार के पास आता है, अरे मालकिन कहाँ चली गई और ये खून सड़क पर, ये खून कैसा गिरा है? तभी लोगों के द्वारा उसे पता चलता है कि उसकी मालकिन अस्पताल पहुंची हुई हैं। अब ड्राइवर घर के सभी सदस्यों को इन्फॉर्म करता है और खुद भी अस्पताल पहुंचता है। मेरी माँ ठीक तो है ना डॉक्टर? अभी ये खतरे से बाहर है, लेकिन अगर थोड़ी देर और होती तो इनकी जान जा सकती थी। वो तो शुक्र है उस लड़की का। कौन लड़की डॉक्टर? वो कोई गरीब लड़की थी, यहीं खड़ी थी, पता नहीं कहाँ गई। अब कौशल बाहर आता है। अरे वो लड़की तो काफी आगे निकल गई, मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। अब सभी लोग गायत्री को घर लेकर आते हैं। बस बहुत हो गया, अब माँ की देखभाल मैं खुद घर पर रहकर करूंगा। अब कौशल खुद अपनी माँ को व्हीलचेयर पर बिठाकर गार्डन में घुमाता है, स्विमिंग पूल के पास मैगजीन पढ़कर सुनाता है, टाइम पर रात को दवाई और खाना देता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन कौशल बालकनी में चाय पी रहा होता है, तभी मैंने उस लड़की का पता नहीं किया कि वो कौन थी जिसने मेरी माँ की मदद की। अगर वो मदद नहीं करती तो शायद हमारे बीच माँ नहीं होती आज। अब अगले दिन कौशल कार लेकर उसी सड़क की ओर जाता है और वो देखता है कड़ी धूप में सुहानी सड़क पर झाड़ू लगा रही है। तभी बाइक से एक लड़का उसके सामने से गुजरता है। भैया, सड़क की सफाई करते करते बहुत तेज प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। रुक, अभी देता हूँ। अब सुहानी दोनों हाथ फैलाकर पानी पीने के लिए आगे आती है। तभी वो लड़का पानी हाथों की जगह जमीन पर गिराने लगता है। सड़क साफ करने वाली को मैं पानी पिलाऊंगा, हमारी बोतल गंदी नहीं हो जाएगी। चल जाकर काम कर, आई बड़ा पानी पीने वाली, हट। वहीं कार में बैठा कौशल ये देख गुस्से से वहां आता है। चलो जाओ यहाँ से, जाते हो या पुलिस कंप्लेंट करूं कि लड़की को छेड़ रहे हो दिन दहाड़े। ये सुन वो लड़का वहां से भाग जाता है। अब कौशल पानी की बोतल सुहानी को देता है। लो पानी पी लो। वैसे तुम वही हो ना जो मेरी माँ को अस्पताल लेकर गई थी? मैं आपको नहीं जानती, लेकिन हाँ, एक महिला को मैं डॉक्टर के पास तो लेकर गई थी। अब मेरा नाम कौशल है, वो मेरी ही माँ थी। मेरी माँ पैरों से अपाहिज हैं, वो ठीक से चल नहीं पाती। अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं ले जाती तो पता नहीं उनके साथ क्या होता। लो ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो मदद तो मैंने इंसानियत के नाते की थी, इसमें मेरा कोई लालच नहीं था। इतना कहकर सुहानी सड़क साफ करते करते आगे बढ़ती है। वही ये बात कौशल को बहुत अच्छी लगती है। अब इतना ही नहीं, कौशल अगले दिन सारा दिन गाड़ी से सुहानी पर निगरानी रखता है। सुहानी पहले सड़क की सफाई करती है, फिर हाईवे की, फिर गली मोहल्ले के नुक्कड़ को साफ करती है और फिर अपने घर जाती है। तभी पीछे से कौशल सुहानी के घर के पास आता है और खिड़की से अंदर झांकता है। आ गई मेरी बच्ची, कितनी थक गई है तू, पूरा चेहरा लाल पड़ गया है गर्मी से। बस थोड़े से पैसे और जुड़ जाएं, फिर तेरे पिता का अच्छे से इलाज हो जाएगा। तुझे पता है आज तो तेरे पिता मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। सच में लगता है दवा असर कर रही है। थोड़े पैसे और जुड़ जाएं, फिर हम एक बार और ट्रीटमेंट करवाएंगे पापा का। अब सुहानी माँ के साथ जमीन पर बैठकर सूखी रोटी और दाल खाती है। वहीं बाहर खड़ा कौशल, अरे ये लड़की तो अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत कर रही है। मुझे शुरू से ऐसी ही लड़की चाहिए थी। ये अपने बीमार पिता का भी कितना ख्याल रख रही है। अगर ये मेरे घर आई तो ये मेरी माँ की बहुत अच्छे से सेवा करेगी। लेकिन इतनी जल्दी मैं शादी की बात तो नहीं कर सकता। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। कौशल अपने आप को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता। वो अपने परिवार वालों से सुहानी के बारे में चर्चा करता है। इस बीच कौशल की माँ उपस्थित नहीं होती। अगर वो लड़की इतनी अच्छी है तब तो उसे हमें इस महल में लाना चाहिए। हाँ भैया, जब वो इतनी मेहनती है और अपने परिवार की देखभाल कर रही है तो वो हमारी माँ की भी अच्छे से सेवा करेगी। पर ये बात हम मम्मी को नहीं बताएंगे कि वो लड़की सड़क की सफाई करती है। अब कौशल माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ से सिर्फ इतना कहता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है। वो लड़की कैसी है, क्या नाम है उसका? अच्छे घर से तो है ना? अच्छे घर की है माँ, संस्कारी भी है।
अच्छा है। वैसे मैं तो जा नहीं पाऊंगी, अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तुम लोग ही जाओ और शादी की बात करके आओ उस लड़की से। फिर जब बहू महल में आएगी तो उसे जी भर के मैं देखूंगी। अब अगले दिन सुहानी के घर में करोड़ों के महल में रहने वाले नौकर, महल के मालिक हरीश जी और उनके बेटे कौशल और उनकी इकलौती बेटी रूबी आते हैं। अरे आप लोग कौन हैं? और ये नौकर, इनके हाथ में ये सामान कैसा है? अरे आप तो वही हैं जिनकी बाकी मैंने मदद की थी। अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? अच्छा आप लोग आइए, पहले बैठ जाइए। अब आशा बड़ी नम्रता के साथ सबको अपने घर में बैठाती है। जी, मैं यहाँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरा बेटा आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है। हमारा करोड़ों का महल है, आपकी बेटी वहाँ राज करेगी। आप करोड़ों के महल में रहते हैं तो मेरी गरीब बेटी से क्यों शादी करना चाहते हैं अपने बेटे की? ये तो सड़क पर झाड़ू लगाती है, गंदगी साफ करती है। गंदगी, फिर ऐसी गंदगी साफ करने वाली लड़की आपके करोड़ों के महल की बहू कैसे बन सकती है? कल को कोई ऊंच नीच हो गई इसके साथ तो मैं क्या करूंगी? आप बहुत घबरा रही हैं, शायद अमीरों से नफरत करती हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। मैं वादा करती हूँ अपनी इकलौती भाभी को मैं बहुत प्यार दूंगी और उस महल में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी। मेरे माँ बाप, इनका ख्याल कौन रखेगा? मेरे पिता कोमा में हैं, उनके इलाज के लिए मैं सड़क पर सफाई करती हूँ। शादी कर ली तो ये सब कौन करेगा? घर कैसे चलेगा मेरा? सुहानी, अगर मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास कर सकती हो ना, तो मेरा भरोसा करो। शादी के बाद मैं तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। फिर भी तुम एक बार सोच लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। इतना कहकर शगुन का सारा सामान रखकर करोड़ों के महल के मालिक वहां से चले जाते हैं। अब रात को आशा, बेटी मुझे लगता है तुझे ये शादी कर लेनी चाहिए। उनकी बातों में मुझे जरा भी मक्कारी नजर नहीं आई। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया माँ, सब ठीक ही थे। क्या करूं? सोच रही हूँ शादी कर ही लूं, इसी बहाने आप लोगों के हालात भी ठीक हो जाएंगे। अरे पापा ठीक तो है? तेरे पिता मुस्कुरा रहे हैं सुहानी, लगता है ये तेरे फैसले से बहुत खुश हैं। अब सुहानी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और फिर कुछ ही हफ्तों में पूरे धूमधाम के साथ सुहानी की शादी करोड़ों के महल में रहने वाले कौशल से होती है। तभी पड़ोस की औरतें, देख लो, ये वही गरीब लड़की है जो कभी सड़क की सफाई करती थी। सच में सड़क की गंदगी साफ करते करते ये महलों की महारानी बन जाएगी, कभी सोचा ही नहीं था। अब सुहानी शादी करके अपने करोड़ों के महल के ससुराल में आती है। ससुराल बाहर से काफी आलीशान होता है। बाप रे, ये मेरा ससुराल इतना भव्य है, मैंने सोचा ही नहीं था। अब जैसी सुहानी चौखट पर आती है, उसकी प्यारी ननद आरती की थाली लिए खड़ी होती है। आइए भाभी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश कीजिए। अब सुहानी कलश गिराती है और महल के अंदर दाखिल होती है। अरे तुमने मेरा गृह प्रवेश करवाया, माँ जी कहाँ है? अब सुहानी देखती है कि उसकी सास व्हील चेयर पर बैठी है। वो फौरन अपनी सास के पैर छूती है। खुश रहो, मेरे बेटे ने बताया कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम तो सच में बहुत अच्छी हो। शुक्रिया माँ जी। वैसे कौशल जी, आपका ये करोड़ का महल बहुत आलीशान है। दूर दूर तक कमरे बने हुए हैं और कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। और ये झूमर कितना खूबसूरत है। इसकी चमक मेरी आंखों में जगमगा रही है। भाभी, आप यहाँ पर अब आपको सब कुछ, बहुत कुछ देखने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। फिलहाल आप आराम कर लीजिए, घर देखने के लिए तो कल का पूरा दिन है। अब सुहानी अपने पति के साथ भव्य शाही सीढ़ियों पर चढ़कर अपने कमरे में आती है, जहां सुहानी का कमरा भी बहुत खूबसूरत होता है। कमरे में बेहतरीन तस्वीर, आलीशान गद्दा, लग्जरी खिड़कियां लगी होती हैं। बाप रे, इतना सुंदर कमरा मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी मेरा होगा। कौशल, तुम्हारा ये करोड़ का महल कितना आलीशान और कितना बड़ा है। इस महल में तो मेरा पूरा एक गांव समा सकता है। हाँ हाँ हाँ, फिलहाल तुम इस घर में आ गई, मेरे लिए तो वही बहुत है। चलो अब आराम कर लो। अब अगले दिन सुहानी शीशे के पास बैठकर तैयार होती है। फिर रसोई में आती है, जहाँ रसोई में 2 शेफ खाना बना रहे होते हैं। अरे आप लोग, और बाप रे, ये रसोई कितनी बड़ी और लग्जरी है। सच में महलों की चीज तो काफी आलीशान होती है। जी मालकिन, पर आप यहाँ क्यों आई? हम खाना बना तो रहे हैं। पर आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए आज मैं ही खाना बनाऊंगी। आप आराम कीजिए। अब सुहानी अपने हाथ से खीर, मूंग दाल का हलवा, पूरी शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव जैसा शाही खाना बनाती है और उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। सभी लोग खाना खाते हैं। भाभी, खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ, खाने में बहुत स्वाद है। आज तो तुमने मेरे शेफ को भी फेल कर दिया बहू। सच में खाना खाकर पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। वैसे ये खाना माँ खाकर बहुत खुश होंगी।
तुम उनका खाना कमरे में ही दे आना सुहानी। जी मैं देकर आती हूँ। अब सुहानी खाने की थाली लेकर अपनी सास के कमरे में आती है और सुहानी जैसे ही अपने हाथ से अपनी सास को खाना खिलाती है, गायत्री गुस्से से थाली सुहानी के मुंह पर फेंक देती है और उस भारी सोने की थाली से सुहानी का सर कट जाता है और खून बहने लगता है। माँ जी ये क्या किया आपने? आपने मुझ पर इतनी गहरी चोट क्यों दी? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? इतने में कमरे में हरीश, रूबी, कौशल आते हैं। अरे गायत्री, ये क्या बहू के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? सुहानी तुम ठीक हो? माँ क्या है ये सब? मुझसे पूछ रहा है तू क्या है ये सब? अभी तेरी मौसी की कॉल आई थी, वो कह रही थी मेरे इस करोड़ों के महल की बहू सड़क साफ करने वाली लड़की बनी है। तूने मुझसे झूठ क्यों कहा बेटा? सच सच बता। क्या कौशल, तुम्हारी माँ को मेरे बारे में कुछ नहीं पता? तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी की। अरे तुम चिंता मत करो, माँ बस ऊपर से बेरुखी दिखाती हैं, अंदर से वो बहुत नरम दिल हैं और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम मेरे साथ चलो। अब अपने कमरे में कौशल अपनी पत्नी के सर पर बैंडेड लगाता है। अब अगले दिन सुहानी की मुंह दिखाई होती है। नौकर मेहमानों को चाय नाश्ता देते हैं और सुहानी बीच में भारी साड़ी और साज श्रृंगार में बैठी होती है। अरे गायत्री, सुनने में आया है इस करोड़ के महल में सड़क की साफ सफाई करने वाली लड़की बहू बनी है। हाँ मैंने भी यही सुना है। अरे क्या देखकर तूने इस लड़की को पसंद किया? महल में तो महारानी ही अच्छी लगती है, सड़क की साफ सफाई करने वाली कोई गरीब लड़की नहीं। खैर अब वो आ गई है वही बहुत है। लो बहू तुम्हारा तोहफा। अब रूबी को अपनी भाभी का ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता। रुक जाइए, ये तोहफा तो अपनी बेरुखी से दिया है, कोई फायदा नहीं है इस तोहफे का। इसे आप अपने साथ ही ले जाइए और मेरी भाभी जैसी भी है हमें अपने करोड़ों के महल में स्वीकार है। आपको अपना ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। अब गुस्से से मेहमान वहां से चले जाते हैं। ठीक ही तो कह रहे थे वो लोग, सड़क साफ करने वाली को तुम करोड़ों की महल की बहू बना कर लाए हो। अरे अगर मैं अपने पैरों पर चल पाती तो ये रिश्ता कभी नहीं होता। इतना कहकर गायत्री अपने कमरे में चली जाती है। ये सुनकर सुहानी की आंखें नम हो जाती हैं। भाभी आप मेरी माँ की बात का बुरा कभी मत मानिएगा। मैं बिजी रहती हूँ और ज्यादातर बाहर रहती हूँ, आपको ही सब कुछ संभालना है। ये ऐसे ही चिड़चिड़ी है। कई नौकर, सर्वेंट और केयरटेकर यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि किसी को इनका बर्ताव पसंद नहीं आता। कोई बात नहीं, ये जैसी भी है मेरी सास है और मैं इस महल की बहू हूँ तो मैं इनकी देखभाल जरूर करूंगी। अब इसी तरह एक दिन सुहानी अपनी सास के बेडरूम के चादर को ठीक कर रही होती है कि तभी व्हीलचेयर चलाती हुई गायत्री वहां आती है और अपनी बहू के हाथ को गुस्से से मोड़ देती है। क्या कर रही है? तलाशी ले रही है कि कहीं तुझे करोड़ों रुपए ना मिल जाएं इस बेडरूम में? तुझ गरीब ने तो इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। अरे आप गलत समझ रही हैं माँ जी, मैं तो बस बेडशीट ठीक कर रही थी। अब घबराकर सुहानी वहां से चली जाती है। अब अगले दिन सुहानी अपने कमरे में। ससुर जी, कौशल जी तो बिजनेस के काम से बाहर हैं, ननन जी भी स्टडी में बिजी हैं, काम सब नौकर ही कर देते हैं। चलो आज अपने सोने के महल देख ही लेती हूँ, कहाँ क्या क्या है। अब सुहानी सबसे पहले गार्डन में आती है जहाँ काफी महंगे महंगे फूल लगे होते हैं। गार्डन तो बहुत खूबसूरत है, कितनी अच्छी खुशबू फैली है यहाँ। इसके बाद सुहानी महल के टेरेस पर आती है जो काफी लग्जरी होता है। बाप रे, महल के टेरेस पर इतना सुंदर सिटिंग एरिया बना रखा है, यहाँ तो शाम की चाय पीने में काफी अच्छा लगेगा। अब इसी तरह सुहानी कई कमरों में जाती है जो आलीशान होते हैं, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। अब एक दिन सुहानी जैतून का तेल गर्म करके सास के कमरे में जाती है। माँ जी लाइए, आपके पैरों की मालिश कर दूं? अब सुहानी जैसे ही जैतून का तेल हाथ में लेती है, सुहानी की सास उसे अपने पैरों से पलट देती है और वो गर्म तेल सुहानी के पैरों पर गिर जाता है। अरे बाप रे माँ जी, आपने ये क्या किया माँ जी? आपने ये गरम गरम तेल मेरे पैरों पर क्यों गिरा दिया? ज्यादा मासूम मत बन, तू जानबूझ कर गरम तेल लाई थी ना ताकि तू मेरा पैर जला सके, इसलिए मैंने पहले कर दिया वो काम जो तू मेरे साथ करती। अरे आप गलत समझ रही हैं माँ जी, ये गरम तेल है जैतून का, इसे मैं हल्का अपने हाथों पर रगड़कर आपके पैरों पर लगाती ताकि आपके पैरों में आराम मिले। तभी वहां कौशल आता है और वो सब सुन लेता है। माँ ये सब क्या है? मेरी पत्नी ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। वो आपकी परवाह कर रही है और आप उसे हमेशा जोखिम में डाल देती हैं। चलो यहाँ से सुहानी। अब सुहानी अपने पति की नहीं सुनती और वो फिर से अपने सास के पैरों में तेल लगाती है। अब इसी तरह अगले दिन वो अपने हाथ से अपनी सास को एक सुंदर साड़ी पहनाती है और फिर उसे व्हील चेयर पर बैठाती है, फिर दवाई खिलाती है। कितना कुछ भी कर ले, अपनी जगह है, मेरे दिल में तू कभी नहीं बना पाएगी। मेरे बेटे को पागल बनाकर आई है इस महल में, पर मैं पागल नहीं बनूंगी। इसी तरह एक दिन गायत्री के घर में मेहमान आते हैं।
नौकर जाओ, मेहमानों के लिए उनकी पसंद का खाना लेकर आओ। अब नौकर मेहमानों के लिए पकवान बनाकर लाते हैं। बड़े दिनों बाद तुम लोगों को देखा। हाँ, हमने ही देरी कर दी यहाँ आने में, व्यस्त थे घर के कामकाज में। वैसे तू अब ठीक लग रही है, लगता है तेरी बहू तेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ वैसे अच्छा है बहू आ गई है, वरना इतने नौकर आए और गए, किसी ने तेरी ढंग से सेवा नहीं की। इतना कुछ भी नहीं करती है वो, और फायदा है इसका, इसलिए सब कुछ कर रही है। महल में रहने को मिल रहा है इस गरीब सड़क छाप लड़की को। ये सुनकर सुहानी को काफी दुख पहुंचता है और वो वहां से चली जाती है। इसी तरह एक दिन सुहानी का पति, सुहानी करोड़ों के महल को ही संभालती रह गई तुम तो जब से आई हो। चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अब सुहानी अपने पति के साथ बड़ी सी लग्जरी गाड़ी में बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है। खाना तो बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ, ये काफी मशहूर होटल है। अब इसके बाद कौशल अपनी वाइफ को शॉपिंग मॉल लेकर आता है, जहाँ सुहानी अपने साथ साथ घर के लोगों के लिए भी शॉपिंग करती है। अब शाम को सुहानी घर आती है। माँ जी देखिए, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ, उठाकर फेंक दे, मुझे तुम जैसी लड़की की पसंद का कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ ये क्या बात हुई, इतनी अच्छी साड़ी आपने ली ही नहीं, मैं ले लेती हूँ, भाभी आप बुरा मत मानना। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सुहानी अपने पति से, कौशल जी माँ की याद आ रही थी, मैं ले चली जाऊँ? ये कोई पूछने वाली बात है? तुम मेरी माँ की इतनी सेवा कर रही हो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने से क्यों मना करूंगा? चलो मैं भी साथ चलता हूँ। अब अगले दिन सुहानी अपने पति के साथ महंगी साड़ी, सोने के गहने पहनकर बड़ी सी गाड़ी में अपने मायके जाती है। तभी पड़ोस के लोग, अरे देखो ये तो वही लड़की है ना जो सड़क साफ करती थी, इसका तो रुतबा ही बदल गया, करोड़ के महल की बहू बनकर सोने से लदी हुई है। अब सुहानी अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ उसके पिता को चम्मच से खाना खिला रही हैं। अरे बेटी तूने बताया क्यों नहीं कि तू आने वाली है, आजा बैठ। अब आशा प्लेट में खाना निकालकर अपने दामाद को देती है। वहीं सुहानी की आंखें नम हो जाती हैं। तू रो क्यों रही है बेटी? सुहानी, तुम्हारी आंखों में ये आंसू तुम्हारी माँ को ये दर्शा रहे हैं कि तुम अपने ससुराल में खुश नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपने करोड़ों के महल में बहुत खुश हूँ, लेकिन अपने माता पिता की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। चिंता क्यों करती हो, मैं सारे हालात ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। ये पागल है दामाद जी, हम ठीक हैं, आपको हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब सुहानी अपनी माँ से मिलकर घर आती है। अब कुछ हफ्तों बाद गायत्री की बेटी रूबी का जन्मदिन आने वाला होता है। मेरी इकलौती बेटी का जन्मदिन आने वाला है। अच्छा, फिर तो तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है भाभी। अब सुहानी नौकरों से कहकर पूरा घर डेकोरेट करवाती है। केक के शॉप पर जाकर सुंदर केक ऑर्डर करती और फिर एक स्टाइलिश ड्रेस अपनी ननद को देती है। वाह भाभी, मैं यही ड्रेस पहनूंगी बर्थडे पर, ये बहुत अच्छी ड्रेस है। अब 2 दिन बाद रूबी का जन्मदिन आता है। सभी मेहमान पार्टी में उपस्थित हो जाते हैं। दूसरी तरफ गायत्री कोने में अपनी गरीब बहू से, मेहमानों के सामने तुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुझ जैसी सड़क छाप लड़की की वजह से मेरी बेइज्जती हो। इतना कहकर गायत्री मेहमानों के बीच आ जाती है। रूबी केक के पास खड़ी होती है। माँ भाभी कहाँ है? हाँ, मेरी पत्नी नहीं दिख रही। चुप रहो, वो यहाँ नहीं आएगी, तुम केक काटो। दूर से सुहानी डबडबाई आंखों से सब कुछ देख रही होती है। इस करोड़ों की महल की बहू तो बन गई, लेकिन अपनी सास की बहू कभी नहीं बन पाई मैं। अब रूबी केक काटती है और सभी लोग तालियां बजाते हैं। फिर नाच गाना पार्टी होता है। सब कुछ अच्छे से हो ही रहा होता है कि तभी करोड़ों के महल के बिजली घर में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे महल में आग लगने लगती है। भागो भागो, आग लग गई। बाप रे, अपनी जान प्यारी है तो ये पार्टी छोड़कर भागो यहाँ से। अब सभी लोग करोड़ों के महल से निकलकर बाहर चले जाते हैं। वहीं गायत्री अकेली उस आग के लपटों में फंस जाती है। दूर खड़ी सुहानी, अरे सब माँ जी को छोड़कर चले गए, माँ जी तो चल भी नहीं सकती। अब सुहानी एक कंबल लेकर अपनी सास को चारों तरफ से ढकती है और फिर आग की लपटों से बचाकर अपनी सास को महल से बाहर लेकर आती है। माँ जी आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? बहू तो पागल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई इसके शरीर की आग बुझाओ। इतने में सुहानी बेहोश हो जाती है। सब उसे अस्पताल लेकर आते हैं। अब ये ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं। वही गायत्री शर्मिंदगी के साथ कहती है, बहू आज मुझे एहसास हो गया कि तू ही मेरी असली बहू है, मुझे माफ कर दे। जिन मेहमानों के आगे मैंने तुझे आने से मना किया, वही मेहमान मुझे आग में छोड़कर भाग गए और तुझ जैसी गरीब लड़की ने मेरी मदद करी। अब गायत्री घर आकर अपनी बहू को अपने हाथ से खाना खिलाती है। अगले दिन वो उसे सुंदर साड़ी और गहने देती है।
बहू, ये पुश्तैनी साड़ी और गहने, आज से ये सब कुछ तेरा है, क्योंकि इस करोड़ के महल की इकलौती बहू तू ही है, समझ गई? माँ जी, आज आपका प्यार पाकर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। सुहानी, आज मेरे घर में सब कुछ ठीक हो गया और अब बारी है कि मैं तुम्हारे घर की चीजें ठीक करूं। अब जहां सुहानी कौशल के परिवार को संभालती है, वहीं कौशल भी सुहानी के परिवार को एक सुंदर घर और पिता के केयर के लिए एक केयर टेकर और उसकी गरीब मां को हर महीने खाने पीने का खर्च भेजने लगता है, जिसके बाद से सुहानी अपने ससुराल में निश्चिंत होकर खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है।